दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए लास्ट टाइम रिवीजन के अंतर्गत प्रस्तुत है 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिनको आप एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं और इनमें से 3-4 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए करंट अफेयर्स के 50 अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, आपको बताना है। तो उत्तर है आपका नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, आपको बताना है। तो ये है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व यानी 52nd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सतर्क क्या है, आपको बताना है। तो ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सतर्क है। याद रखिएगा, ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम ऑपरेशन सतर्क रखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है। तो ये था टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2022 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत किसे घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पल्ली गांव है, ये सांबा जिले में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पल्ली गांव जो है, इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। और यहाँ पर जो भी सारे उपकरण हैं और पंचायत भवन, इन सभी का संचालन सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव सांबा जम्मू कश्मीर को चुना गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप जानते हैं 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, आप जानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो ये है रेडियो दक्ष दोस्तों नागपुर में लॉन्च किया गया है और ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो इसका नाम है संभव और स्वावलंबन। याद रखिएगा, संभव और स्वावलंबन अभियान भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए चलाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है। तो याद रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। 85th रैंक है भारत की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ये था ऑपरेशन गंगा।
दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए मार्च 2022 में ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। एक प्रश्न देखिए, जस्टिस फॉर द जज, ये महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो देख लीजिए, रंजन गोगोई, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा में भाषा की बाधा दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान आरंभ किया गया है? तो देखिए, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान अभियान आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान अभियान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कार्बी शांति समझौता पूर्वोत्तर के असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर यानी ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी कौन बना है? तो कांडला है गुजरात का शहर कांडला, ये भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, विरासत और जलवायु यानी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन है? तो ये है दुबई गवर्नमेंट, जो कि 100% पेपरलेस होने वाली पहली सरकार है। अगला प्रश्न है कि राजीव कुमार की जगह किसे 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग यानी नेशनल राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, तो आप जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रश्न है कि राजीव कुमार की जगह किसे 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो सुमन के बेरी, सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न आर्थिक घटनाक्रम से है, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से है कि भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में हरा दिया, तो ये हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में हरा दिया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, हरियाणा, और हरियाणा खेलों के मामले में बहुत आगे भी है। इसने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। एक बुक है। अगला प्रश्न, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इनकी बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो याद रखिएगा, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक रवि शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की पूर्व ओलंपियन और जो है कांस्य पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था और वो कांस्य पदक था। इनको दिल्ली स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। अब आइए उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कानपुर मेट्रो की शुरुआत कब की गई है? तो तिथि याद रखिएगा, पूछ सकता है। 29 दिसंबर 2021 को
कानपुर मेट्रो की शुरुआत की गई है और कानपुर यूपी का 5वां मेट्रो शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम टॉय ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में है, उत्तर प्रदेश की प्रथम टॉय ट्रेन चलाए जाने की योजना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण के चलते सूखने वाली नदी जो अभी हाल में पुनः नए रूप में आई है, ये कहाँ बहती है। तो दोस्तों ये नदी है नून नदी और ये जालौन और महोबा जनपदों में बहती है। तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण के चलते ये नदी सूख गई थी। प्रयासों के द्वारा इसे पुनः नए रूपों में इसको नया जीवन दान मिला है। नून नदी ये जालौन में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम गरिमा गृह कहाँ स्थापित किया गया है। तो सही उत्तर है गोरखपुर में। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रथम गरिमा गृह स्थापित किया जाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो याद रखिएगा, वाराणसी में। वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, चितैरी चित्रकला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चितैरी चित्रकला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की प्राचीन और पारंपरिक कला की उत्कृष्ट विशेषता है। तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र की। दोस्तों चितैरी चित्रकला बुंदेलखंड क्षेत्र की पारंपरिक कला की उत्कृष्ट विशेषता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है। तो ये है इमिलिया कोडर नामक स्थान पर बलरामपुर जनपद में और ये संग्रहालय थारू जनजाति पर आधारित है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है और इनके लिए एक कॉलेज भी स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश का जनजाति संग्रहालय बलरामपुर जनपद के इमिलिया कोडर में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूपी में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो यूपी में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस वाराणसी में स्थापित किया गया है और ये 15वां कृषि विज्ञान कांग्रेस था जो कि वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जेम पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जिसको कहा जाता है, जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ये है उत्तर प्रदेश जो कि जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान का आरंभ कहां से किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में। आप जानते हैं बलरामपुर, श्रावस्ती इन जनपदों में साक्षरता का स्तर बहुत कम है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ श्रावस्ती में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2020 के लिए आरती राणा और 2021 के लिए नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं कलराज मिश्र। आप जानते हैं कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं और इनके द्वारा संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। याद रखिएगा, जस्टिस वी के नारायण दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी के नारायण हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
कल जो एग्ज़ाम होना है 12 जून 2022 को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022, उसके लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जैसा कि मेरा अनुमान है कि 3-4 प्रश्न डायरेक्ट यहीं से पूछे जाएंगे करेंट अफेयर्स खंड में, तो इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और कल की परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अनुराग चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद।